स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम सर और आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 12th वाले बच्चों के लिए और चैप्टर है हमारा थर्ड चैप्टर फर्स्ट बुक से कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से। तो चैप्टर जो है हमारा कंटेम्प्रेरी है, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। मतलब कि जो हमारा कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ आती है तो उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है क्या वो सिमिलर नहीं है, मतलब एक जैसा नहीं है। तो वहाँ पर है क्या, फिर हमें वो जानेंगे। तो साउथ एशिया के अंदर सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सबसे पहले कौन कौन सी कंट्री साउथ एशिया के अंदर आती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले जो साउथ एशिया के अंदर जो मोस्ट ऑफ जो कंट्री है, टोटल वैसे बोलते हैं 8 कंट्रीज़ है। ठीक है, तो उसके अंदर कौन कौन सी आती है? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफ़गानिस्तान। ठीक है, तो ये कुछ है देश हैं जो कि साउथ एशिया के पार्ट हैं। ठीक है, अब इसी से एक क्वेश्चन भी आता है कि निम्न में से मतलब इन दिस फॉलोइंग विच आर द नॉट अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया कंट्री। अगर चाइना आएगा तो चाइना इज़ अ नॉट अ पार्ट ऑफ साउथ एशियन कंट्री। वो एशिया का पार्ट है लेकिन साउथ एशियन के अंदर नहीं आता। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं। एक हमारा दिया गया है साक की पहले फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, जिसे इस्टेब्लिश कब किया गया बेटा? 1985 में। अब ये था क्या? एक ऐसा एसोसिएशन था जिसके अंदर जितने भी जो देश हैं साउथ एशियन के, सभी ने क्या किया? मिलकर एक ग्रुप बनाया और उन्होंने अपने डेवलपमेंट के लिए बात शुरू की। अब इसके जो सेक्रेटरीट थे वो कौन थे? काठमांडू, नेपाल में ही सार्क का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है? नेपाल में, काठमांडू। अगर हम बात करें साउथ एशिया के बारे में, साउथ एशिया के अंदर क्या है? ये ह्यूज वैरायटी है, इसके अंदर बहुत सारी वैरायटी है। अगर हम बात करें सबसे पहले हिमालयज़ इन द नॉर्थ, जो नॉर्थ में क्या है? साउथ एशिया के हिमालय। आपने देखा होगा हम जब कर जाते हैं अपने भारत के ऊपर, अगर हम जाएं नेपाल है, नेपाल के ऊपर क्या है भाई? पूरा क्या है? हिली एरिया है, तो उसे हिमालय बोलते हैं। तो वेस्ट ऑफ द इंडियन ओशियन एंड अरेबियन सी, वे ऑफ बंगाल इन द साउथ, वेस्ट एंड द ईस्ट रिस्पेक्टिवली प्रोवाइड द नेचुरल इंश्योरिटी। मतलब जब आप तुम वेस्ट और ईस्ट की तरफ जाओगे तो वहाँ पे तुम्हें ज़्यादातर नेचुरल चीज़ें ही मिलेंगी, मतलब पेड़ बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी वो। अब आते हैं चाइना इज़ अ नॉट अ पार्ट कंसीडर ऑफ द दिस रीजन। चाइना इसका कोई भी पार्ट नहीं होता। अब हम जानते हैं इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि ये जितने भी देश हैं 8 देश हैं, इन देशों की जो पॉलिटिकल सिस्टम है सेम नहीं है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले जब से भारत आज़ाद हुआ, सब उस टाइम पीरियड से 1940 टाइम के पीरियड से अब तक भारत क्या है? डेमोक्रेटिक है। लेकिन साउथ एशिया के जितने भी देश हैं, अगर हम बात करें बांग्लादेश की, भूटान की, मालदीव की, नेपाल की, पाकिस्तान की और श्रीलंका की, इन सभी देशों में सेम सिस्टम नहीं है। जैसे हमारे देश में डेमोक्रेसी है, बांग्लादेश के अंदर बात करें, बांग्लादेश के अंदर क्या है? मिलिट्री रूल भी है और डेमोक्रेसी भी रही है। हम बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान के अंदर भी यही रहा है, सेम डेमोक्रेसी और मिलिट्री। अगर हम बात करें नेपाल की, नेपाल में क्या रहा है? किंग्स रूल रहा है। एक और कंट्री है साउथ एशिया के अंदर जो कि क्या रही है, लेकिन उसमें भी 2023 के अंदर क्या हुआ था? गवर्नमेंट को गिराने की बात कही गई थी। श्रीलंका के अंदर पिछले साल ही कुछ हुआ था, तो वहाँ की गवर्नमेंट को गिरा दिया, तो उन्होंने पूरा संसद को क्या कर लिया? घेराव कर लिया था, मतलब पूरा। अब उसके बाद अगर हम बात करें, श्रीलंका भी क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री थी जब से आज़ाद हुई। जैसे भारत आज़ाद हुआ कब? 1947 में, ठीक उसी के बाद श्रीलंका 1 साल बाद हो गया 48 में। ठीक है, याद रखना। और अफ़गानिस्तान में भी ऐसा नहीं, मिलिट्री रूल्स हैं। तो यही जो हम आज इस सिस्टम को जानेंगे, और दूसरा हम क्या जानेंगे? इनका कोऑर्डिनेशन किस तरीके से है साउथ एशियन कंट्रीज़ में। दो इसके अंदर एक कार्टून भी आते हैं, वो भी आपको बताया जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले एक एक करके हम सबसे पहले जानते हैं साउथ एशिया के बारे में और क्या क्या चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। South Asia stand for the diversity is every sense yet constitutes geopolitical space। तो हम किसके बारे में कर रहे हैं? इसके जियो भौगोलिक राजनीतिक स्पेस के बारे में। Many countries in the South Asia do not have the same kind of political system। अभी हमने जो बात कही, सेम सिस्टम नहीं है। अगर in some countries they have the democratic rule, in the some other countries has the democratic as well as the military rules, in the other country they have the king's rule, है ना। और इन द अदर कंट्री मालदीव दे हैव द सुल्तान रूल। तो ऐसे ही दे आर द नॉट अ सेम काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन द साउथ एशियन कंट्रीज़।
इफ़ वी टॉक अबाउट टू द पाकिस्तान और बांग्लादेश, अगर हम पाकिस्तान और बांग्लादेश की अगर बात करते हैं बेटा, वहाँ पे जो क्या रहा है, सिविलियन और मिलिट्री। अब सिविलियन और मिलिट्री रूल, बाय सिविलियन जो सेना वगैरह होती है, ठीक है, और मिलिट्री वगैरह, इन ये दोनों ही पार्ट एक ही हैं। और ये कभी भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर कभी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए। जब भी वो आती, वो इसको क्या करते थे, लोगों को समझा बुझा के, मतलब कि डाइवर्ट करके, मतलब ये अपनी गवर्नमेंट लेकर आ जाते थे। पाकिस्तान बिगिंस टू सक्सेसिव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, जो सबसे पहले जो आई अंडर द बेनज़ीर भुट्टो एंड नवाज शरीफ रिस्पेक्टिवली। उसके बाद जो आए, जो उसके बाद उस टाइम पे जो रही, जो मेन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रही, तो यही थी बेनज़ीर भुट्टो, ठीक है। पाकिस्तान सफ़र्ड मिलिट्री कॉप, उसने मिलिट्री कॉप तक वहाँ पर कब तक रहा, 1999 तक। उस टाइम पे परवेज़ मुशर्रफ वहाँ के क्या थे, राष्ट्रपति थे, और उन्होंने उस देश को क्या कर, उन पे अभी देशद्रोह का मामला चल रहा है अभी। और उन्होंने क्या किया, देश को पता है डेमोक्रेटिक चल रहा था, वो मिलिट्री रूल में क्या करना चाह रहे थे, चेंज करना चाह रहे थे। इसी वजह से उनके ऊपर देशद्रोह का केस भी लगा है। तो 1999 तक मिलिट्री के अंडर में रही, मतलब कि इसके बीच में डेमोक्रेटिक भी आई, लेकिन ये सिलसिला 1999 तक चला। लेकिन 1990 के बाद, ठीक है, उसके जो नवाज शरीफ आए, आफ्टर दैट द नवाज शरीफ के बाद जो सारी चीज़ें क्या हुई, बेटर, डेमोक्रेटिक ही चलती रही फिर उसके बाद, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नेपाल की, अब किसकी बात करते हैं, नेपाल। तो ठीक इसी तरीके से नेपाल में भी क्या था बेटा, नेपाल एक राजतंत्र देश था, 2002 तक वो रहा। फिर कहा जाता है 1980 के दशक के बाद वहाँ पर क्या हुई बात, वहाँ भी राजा का शासन रहा है शुरू से ही, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची रही वहाँ पे। मोनार्ची मतलब किंग्स रूल रहे। लेकिन 2002 में बहुत बड़ी आंदोलन चला, मतलब कि बहुत बड़ा मूवमेंट चला। उस मूवमेंट के अंदर मोस्ट ऑफ द पीपल्स दे वांटेड टू अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ज्ञानचंद्र यहाँ के एक राजा थे जिन्होंने वहाँ पे मिलिट्री रूल्स चलाया, और 2006 में वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, और 2015 में क्या हुआ, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ सबसे लेट, ठीक है, नेपाल में 2015, याद रखना। फिर अगर हम बात करें बांग्लादेश और नेपाल, वी कैन से द डेमोक्रेसी इज बिकम द एक्सेप्ट नॉर्म्स इन द एंटायर रीजन ऑफ साउथ एशिया। भूटान इज़ द स्टिल, भूटान में क्या है, अभी भी क्या है, मोनार्ची रूल्स हैं, ठीक है। इमिटेटेड प्लान्स, ट्रांसमिशंस एंड द मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। अब मालदीव, ये क्या है, आइलैंड नेशन है। सुल्तान टिल 1968 तक यहाँ पे सुल्तान रहे। इट वॉज अ ट्रांसफर्ड इन टू द रिपब्लिक प्रेसिडेंटियल फ्रॉम द गवर्नमेंट। In 2005, Parliament of the Maldives voted the unanimously and introduced the multiple party system। क्या चलाया, मल्टीपल पार्टी सिस्टम। और एक चीज़ याद रखना, मालदीव की एक पार्टी का नाम है, वो पूछ भी लेता है आपसे, MDP। क्या नाम है, मालदीपियन डेमोक्रेटिक पार्टी। क्लियर है। अब चलिए हम थोड़ा सा कुछ एक पर्टिकुलर, जब हम एक टॉपिक को ही लेके जानते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, वी टॉक अबाउट फर्स्ट टॉपिक ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के बारे में मैंने जब आपको बताया तो इसके अंदर दोनों चीज़ थी, क्या थी बेटा, मिलिट्री और डेमोक्रेसी। तो बोलते हैं इन द पाकिस्तान जनरल अयूब खान टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ अ कंट्री। मतलब पूरा उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव जो पार्ट था पूरा, वो किसके अंडर में था, जनरल अयूब खान के अंडर में था। जनरल अयूब खान गॉट द हिमसेल्फ इलेक्टेड टू गिव टू ऑफिस एंड व्हेन देयर वाज द पॉपुलेशन एंड डिससेटिस्फैक्शन अगेंस्ट हिज रूलर। जनरल अयूब खान से बिल्कुल लोग अगर डिससेटिस्फाइड थे। दिस गेव द वे ऑफ मिलिट्री टेक ओवर वंस अगेन द जनरल याहिया खान। उसके बाद कौन आ गई, जनरल याहिया खान। ड्यूरिंग द याहिया खान पाकिस्तान फेस द बांग्लादेश क्राइसिस। और इसी बांग्लादेश क्राइसिस में 1971 में क्या हुआ, पहले बांग्लादेश को किस नाम से जाना जाता था, ईस्टर्न पाकिस्तान के नाम से। अब क्या था, जो मेन पाकिस्तान, देखो जब डिवीज़न हुआ ना, तो सबसे बड़ा इशू ये आया कि गांधी जी ने इस बात पे डिवाइड किया था कि इन द पर्टिकुलर रीजन, जिस भी रीजन में सबसे ज़्यादा जो रिलीजन रहेंगे उसी के बेस पे उस कंट्री को बना दिया जाएगा। तो भाई प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई, अब भाई मुस्लिम दो जगह हैं, वेस्ट में भी है और ईस्ट में भी है, तो उसका नाम दो बढ़ गया, ईस्टर्न पाकिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान। लेकिन 1971 के टाइम पीरियड में जो वहाँ की मिलिट्री रूलर थी, कौन,
जनरल याहिया खान। तो ऑन दैट टाइम पीरियड याहिया खान ने क्या किया, दे वांट टू कैप्चर ऑन द ईस्टर्न पाकिस्तान, दे वांट टू इन्वॉल्व द ईस्ट पाकिस्तान इनटू द होल कंट्रीज द पाकिस्तान। उसको अगर एक तरीके से कहें तो वो चाहते थे कि भाई पूरा पाकिस्तान बोला जाए उसे भी। लेकिन वहाँ के जो एक नेता थे शेख मुजफ्फर रहमान, कौन थे, अभी आप इसमें बांग्लादेश वाले टॉपिक में पढ़ोगे इसमें, ठीक है। दोनों ने भारत से हेल्प मांगी। तो ऑन दैट टाइम भारत 1971 का टाइम पीरियड था, उस टाइम पे इंदिरा गांधी हमारे यहाँ की क्या थी, प्रधानमंत्री थी। और इंदिरा गांधी इस वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। ये वॉर जो हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में, इससे बांग्लादेश को एक नया जन्म मिला, इंडिया जीत गई, इंडिया की वाहवाही हुई और इंदिरा गांधी दोबारा से इलेक्शन जीत गई। नहीं, इंदिरा गांधी जीतती भी नहीं, इंदिरा गांधी के बहुत सारे, और इंदिरा गांधी ने इसको अपना कैंपेन भी बनाया बहुत सारा, इसी वजह से इंदिरा गांधी बहुत समय तक रही थी। वैसे इसके बाद ये जो रही थी लास्ट रही थी, उसके बाद क्या हुआ था, इमरजेंसी आ गई थी। क्लियर है यहाँ तक भाई। याहिया खान के टाइम पीरियड में पाकिस्तान को बहुत सारे क्राइसिस को फेस करना पड़ा। उसी में से इंडिया पाक वॉर है जो कि 1971 में हुआ था। ईस्ट पाकिस्तान ब्रोक अवे टू इमर्ज ऑफ द इंडिपेंडेंट कंट्री कॉल्ड, वो क्या हुआ, ईस्ट पाकिस्तान से बनकर क्या बन गया बेटा, बांग्लादेश। तो याद रखना, बांग्लादेश अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हेन डिड द बांग्लादेश गेट फ्रीडम, तो आप क्या लिखोगे, 1971। बिफोर 1971 द बांग्लादेश इज ऑल्सो नोन एज ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। नाउ अब भाई 71 में फिर कौन सी गवर्नमेंट आई, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई। तो यहाँ का जो सिलसिला है ना आपको ऐसे दिखेगा, मिलिट्री डेमोक्रेटिक, मिलिट्री डेमोक्रेटिक, मिलिट्री, जनरल अयूब खान, याहिया खान। अब देखो कौन आ गए हमारे, 1971 में इलेक्टेड गवर्नमेंट आई, जुल्फी अली कार भुट्टो। कौन आए, जुल्फी अली कार भुट्टो। और ये कौन थे, डेमोक्रेटिक लीडर थे। केम टू पावर इन पाकिस्तान 1971 से लेकर 77 तक रहे। भुट्टो गवर्नमेंट वॉज द रिमूव्ड, जनरल जियाउल हक। फिर ये कौन आ गए भाई, फिर ये मिलिट्री आ गए 77 में। फिर उसके बाद जियाउल फेस्ड प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट, मतलब इन्हें क्या फेस करना पड़ा, प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट। मतलब इस टाइम तक आते आते जियाउल हक के टाइम पीरियड में क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द पाकिस्तान पीपल्स दे मार्चिंग, दे डिमांडिंग दैट द डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड इन द एज वेल एज पॉसिबल इन द पाकिस्तान। तो उन्होंने सोचा भाई जल्द से जल्द क्या हो जाए, पाकिस्तान में जियाउल हक का शासन खत्म होकर क्या हो जाए, इलेक्टेड गवर्नमेंट हो जाए। जिस तरीके से जुल्फी अली कार भुट्टो की गवर्नमेंट थी, ठीक उसी प्रकार से दूसरी गवर्नमेंट आ जाए। 1988 में अभी हमने वहाँ पे भी पढ़ा था। फिर लीडरशिप ऑफ द बेनज़ीर भुट्टो, अभी पढ़ा था ना शुरू में, बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट आई। पाकिस्तान पॉलिटिक्स सेंटर एंड द कंपटीशन बिटवीन द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीपीपी, ट्रिपल पी अगर आ जाए तो वो कहाँ की पार्टी है, पाकिस्तान की। और एमडीपी आ जाए तो मालदीव की, एम से मालदीव, एम से एमडीपी, ठीक है, याद रखना। पीपीपी कहाँ की है, वो पाकिस्तान की। मुस्लिम लीग, और एक थी कौन, मुस्लिम लीग। द इलेक्टिव डेमोक्रेसी लास्टेड टिल 99 एंड द आर्मी स्टॉप्ड अगेंस्ट जनरल परवेज़ मुशर्रफ, रिमूव द प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, उन्होंने हटा दिया उन्हें। और इन 2001 जनरल मुशर्रफ गॉट द हिमसेल्फ इलेक्टेड द प्रेसिडेंट, मतलब वो अपने आप खुद बन गए। सेवरल फैक्टर हैव द कॉन्ट्रीब्यूट पाकिस्तान फेलियर बिल्डिंग स्टेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी, और इसी वजह से क्या रहा, वहाँ की जो डेमोक्रेसी हमेशा स्टेबल नहीं। तो क्वेश्चन आता है, वाई वर द डेमोक्रेसी नॉट स्टेबल इन पाकिस्तान, द डेमोक्रेसी फेल्ड, व्हाट इज़ द रीज़न द डेमोक्रेसी फेल्ड इन द पाकिस्तान, क्या है। अब क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ से जो क्वेश्चन बना है बहुत बार आया हुआ है, तो इसके बहुत सारे रीज़न है बेटा। क्या है, द सोशल डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री, कैलर्गी और लैंड ओइंग एरिस्टोक्रेसी, ये मेन रीज़न है इसका, जो मैंने अभी आंसर बताया आपको। हैज़ लीड द फ्रिक्वेंट ओवर थ्रू द इलेक्टेड गवर्नमेंट, ये क्या करते हैं, यही तीनों लोगों का क्या है, वहाँ पे क्या है, बोलबाला है। कहाँ पे, पाकिस्तान में। ये कभी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट को वहाँ पे टिकने नहीं देते। अब पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट विद द इंडिया हैज़ मेड प्रो मिलिट्री ग्रुप्स मोर पावरफुल। अब देखो हमारे को प्रो मिलिट्री ग्रुप्स मोर पावरफुल हमें बनाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि देखो हमारा जो भारत है ना, बोला जाता है एक देश है जो कि समुद्र से घिरा हुआ है चारों तरफ से, उसे मिलिट्री की ज़रूरत होगी, कोई सेना मारने ही नहीं आएगी, उसे पार करके तो नहीं आएगी। जिसकी लैंड बाउंड्रीज अगर टच रहेगी दूसरी कंट्रीज से, तो उसे बार बार डर रहता है, तो इसीलिए उस पर ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमेशा डर बना रहता था इसके बीच में।
अ पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी इन द पाकिस्तान फ्लैप्ड, पाकिस्तान सिक्योरिटी वुड बी हार्म्ड एंड द सेल्फिश माइंडेड एंड द पार्टीज चैकोटिक डेमोक्रेसी, पाकिस्तान हैज़ courageous and the relatively free press and the strong human rights मूवमेंट चलाए गए वहाँ पे, लैक ऑफ द जीनियन इंटरनेशनल सपोर्ट डेमोक्रेटिक रूल इन पाकिस्तान, उसे कोई भी और पता है इवन यहाँ से उसको एक तरीके से मैं ये कहूँ मोस्ट ऑफ अगर कहा जाए पाकिस्तान हैज़ द फर्दर इंक्रीज द मिलिट्री कंटिन्यू टू डोमिनेंस, मतलब उसको मिलिट्री को बढ़ावा दिया जाता है, कौन देती है? अमेरिका और चाइना, ठीक है। और इसी वजह से वहाँ पे क्या है, टेररिज्म को ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। द मिलिट्री रेगमी ऑफ द पाकिस्तान हैज़ बीन एज द प्रोटेक्टर ऑफ द वेस्टर्न, और ये है हमारी स्टोरी। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी क्यों स्टेबल नहीं रही। अब आ जाओ भाई बांग्लादेश के बारे में। हमने आपको बताया बांग्लादेश भाई ईस्टर्न पाकिस्तान कब से कब तक बोला था? 1947 से लेकर 1971 तक बोला जाता है। और हम आपको बात बता दें तो द पीपल ऑफ दिस रीजन रिसेंटेड डोमिनेंस ऑफ द वेस्टर्न पाकिस्तान इम्पोजिशन ऑफ द उर्दू लैंग्वेज। अब पाकिस्तान क्या चाह रही थी? जो वेस्टर्न पाकिस्तान थी वो यहाँ चाहती थी भाई वो उर्दू लैंग्वेज क्या कर दे, ईस्टर्न पाकिस्तान में इम्पोज कर दे। अब जैसे मान लो सपोज मैं क्या हूँ वेस्टर्न पाकिस्तान, आप क्या हो ईस्टर्न पाकिस्तान। अब मैं ये चाह रहा हूँ भाई जो यहाँ पे जो लैंग्वेज चल रही है, जो यहाँ का कल्चरल है, ये कौन फॉलो करे? आप करो भाई, आप मेरे कंट्रोल में आ जाओ। लेकिन यहाँ के लोग नहीं चाहते कि भाई हम आपके कंट्रोल में आएँ, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन बन गई वहाँ पर, और कहा जाता है वहाँ के जो डिमांडेड फेयर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फेयर शेयर इन द पॉलिटिकल पावर, शेख मुजफ्फर रहमान, मैंने अभी आपको नाम भी लिया था। तो शेख मुजफ्फर रहमान जो थे, इनसे सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो किस पार्टी से थे? अवामी लीग। किससे थे? अवामी लीग, याद रखना, एक नंबर का क्वेश्चन आता है। पॉसिबिलिटीज़ है आने के क्वेश्चंस, और यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ पर आएगा? CUET में, बोर्ड में, CUET में, प्री बोर्ड में, ठीक है। अब आ जाइए, अब इन्होंने क्या बोला? डिमांडेड द ऑटोनॉमी फॉर द ईस्टर्न रीजन। इन्होंने ईस्टर्न रीजन के लिए ऑटोनॉमी मांगी। ऑटोनॉमी मतलब स्वतंत्रता, स्वायत्तता, आज़ादी, मतलब ईस्टर्न रीजन को एक अलग से आइडेंटिफिकेशन दी जाए, ठीक है। अवामी लीग लीड बाय द शेख मुजफ्फर रहमान, आगे ना। अब आते हैं, हम बात करते हैं वेस्ट पाकिस्तान लीडर रिफ्यूज़ टू कन्वेंस ऑफ द असेंबली, मतलब उन्होंने जब ये लोगों ने वहाँ के ईस्टर्न पाकिस्तान के जो लोग थे उन्होंने एज अपना लीडर शेख मुजफ्फर रहमान को मान लेता है, लेकिन वेस्टर्न पाकिस्तान इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करे, तो उन्होंने अबॉलिश कर दिया असेंबली। शेख मुजफ्फर रहमान बाद अरेस्टेड कर दिया गया अंडर द मिलिट्री जनरल याहिया खान ने इसको पूरा अरेस्टेड करवा दिया। और पाकिस्तान आर्मी ट्राई टू सप्रेस मतलब दबाना, उन्होंने मूवमेंट को दबाया, कहाँ के? ईस्ट पाकिस्तान के मूवमेंट को, क्योंकि जो क्या कर रहे थे, किसके लिए, किस चीज़ के लिए डिमांड कर रहे थे? ऑटोनॉमी फॉर ईस्टर्न रीजन। और इसी वजह से भाई वॉर हुआ, और इस वॉर के अंदर भाई क्या हुआ? बांग्लादेश की जीत हुई और बांग्लादेश एक नया देश बनकर उभर गया। लेकिन ये कहानी यहाँ तक ख़त्म नहीं होती है। शेख मुजफ्फर रहमान बन तो गए डेमोक्रेटिक पार्टी के, लेकिन शेख मुजफ्फर रहमान ने इतनी तगड़े रूल्स लेकर आए जिसकी वजह से क्या हुआ? बांग्लादेश के अंदर बहुत दिक्कतें हुई, मतलब उन्होंने सारी पार्टी को डिसमिस कर दिया। सबसे बड़ा बैड इम्पैक्ट, सबसे पहला, ठीक है। दूसरा, बांग्लादेश ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयरिंग द सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी और सोशलिज्म इन 1975, जिस टाइम पे कि इंदिरा गांधी ने लॉकडाउन यहाँ पे वो लगाया था एक तरीके से इमरजेंसी, उस टाइम पे शेख मुजफ्फर रहमान गॉट द कॉन्स्टिट्यूशन और अमेंडेड शिफ्ट टू पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंटियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उन्होंने क्या बोला भाई, कैसी गवर्नमेंट आएगी? प्रेसिडेंटियल गवर्नमेंट। द मिलिट्री रूलर जियाउल रहमान, फिर कौन आ गए? मिलिट्री रूलर आ गए। फॉर्म हिज ऑन बांग्लादेश नेशनल, उन्होंने कौन सी पार्टी बना दी? BNP, कौन सी बनाई? BNP, बांग्लादेश नेशनल पार्टी। वॉन द इलेक्शन, और ये मिलिट्री रूलर बन गए कौन? जियाउल रहमान। तो तुम्हें ये कहानी कुछ थोड़ी सी पाकिस्तान की तरह नहीं लग रही? यहाँ भी देखो, अभी शेख मुजफ्फर रहमान क्या थे? डेमोक्रेटिक, फिर ये कौन आए? जियाउल रहमान, कौन आ गए? मिलिट्री में। मिलिट्री टेक ओवर द फॉलोड द लीडरशिप ऑफ मिलिट्री, किसके शासन में रहा? जनरल HM इरशाद, इसे इरशाद जी भी बोलते हैं, जनरल इरशाद भी बोलते हैं। पीपल ऑफ बांग्लादेश सून रोज ऑफ द सपोर्ट डिमांड ऑफ द डेमोक्रेसी, इन लोगों ने क्या किया? डिमांड करने लगे किस चीज़ के लिए? डेमोक्रेसी के लिए।
मास पब्लिक प्रोटेस्ट इरशाद स्टेप डाउन, और 1990s में स्टेप डाउन हो गया और कहा जाता है MPE सिंस द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मल्टीपल पार्टी इलेक्शन हैज़ बीन वर्किंग इन बांग्लादेश। अब वो कर रही है, अब बहुत सारी पार्टियाँ हैं वहाँ पे भी, ठीक है। और एक पता है साउथ एशिया के अंदर एक सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी डाइवर्सिटी इसी में है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन भी यहीं की है, और सबसे बड़ा जो लैंड मास, लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट जोन जो यहीं का ही है। यहाँ पर सब चीज़ है साउथ एशिया के अंदर, तुम बताओ क्या नहीं है। लेक्स है, हिमालय है, है, और क्या चाहिए, रिवर है नहीं है। तो सारी चीज़ें होनी चाहिए, फीचर्स आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो ये हमारे एशिया का है और नंबर 1 पॉपुलेशन पे है। इन्होंने इसलिए बनाया था ताकि ये ग्रुप, ताकि ये क्या कर सके, लेकिन यहाँ के जो पॉलिटिकल सिस्टम आता है तो बहुत बड़ी बात आती है।